बात है साल 2021 की। अराउंड जून के आसपास जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे वो चाइना के वेस्टर्न रीजन को स्कैन कर रहे थे, जिंगजियांग एंड गांसू। बट उस रेगिस्तान के इलाके में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे अमेरिका के होश उड़ा के रख दिए। पहले तो लगा कि मे बी ये एक विंड फार्म बना रहा हो चाइना, या फिर मे बी इवन एक सोलर पैनल्स का फार्म, बट ये कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं थी। जब उन्होंने फोटो को ध्यान से जूम किया तो जमीन के अंदर लगभग 120 कंक्रीट ट्यूब्स थे और ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं थी। चीन चुपचाप जमीन के नीचे मैसिव साइलोज बना रहा था जो कि एक न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करेगा। एंड देखते देखते ह्यूमन और जो हमी का रेगिस्तान था, चीन वहां पे 300 से ज्यादा ऐसे अंडरग्राउंड साइलोस बना देता है। और इस एक चालाक मूव से चाइना एक ऐसे चेन रिएक्शन को स्टार्ट करता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आज जून 2026 में देख रहे हैं। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जिसने पूरी न सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज बल्कि सारे देशों के होश उड़ा रखे हैं। पहली बार भारत अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहा है और हम ये भी जानेंगे कि इंडिया कौन कौन से वेपन्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा इस नई स्ट्रेटेजी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी तक आपने सुना होगा कि भारत के पास लगभग 190 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं एंड पाकिस्तान के पास 170। और लोग सोचते हैं कि जनरली ये एक काउंटिंग गेम है, जिसके पास सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा पावरफुल। बट चीजें इतनी आसान नहीं है। बाय इट्स नेचर जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। एंड मैं एनर्जी आउटपुट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसके पीछे की पॉलिटिक्स को लेके। इसको संभाल के स्टोर करना इतना ज्यादा सरदर्दी है कि जनरली सारे देश क्या करते हैं कि जो एक न्यूक्लियर वॉरहेड होता है एंड जो उसका एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें उसको रख के ले जाया जाएगा, हर देश उसको अलग अलग करके रखता है सो दैट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट को इसको लॉन्च ना कर दे, या फिर मे बी अगर किसी देश में तख्ता पलट हो जाए तो वहाँ की आर्मी अपनी सरकार अपने लोगों के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल ना कर दे जो कि जस्ट रेडी टू गो होगा। एंड उनको असेंबल करने में ना सिर्फ काफी टाइम लगता है बल्कि कई सारी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। एंड भारत भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कई दशकों तक। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि जो सिपरी की जो 2026 की रिपोर्ट आई है तो उसने काफी शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट के बारे में बताया है। 1998 पोखरण के टेस्ट के बाद से भारत क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम अपने जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसको स्टोरेज से निकाल रहा है एंड उसको ऑलरेडी ऑपरेशनल कर चुका है। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत बड़ी बात है। दैट मीन्स कि इस टाइम पे भारत के पास 12 न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव है जो कि एक बटन दबा के भारत कहीं पे भी लॉन्च कर सकता है। इससे पहले क्या होता था कि अगर भारत के ऊपर कोई हमला होता था तो हमको पहले इन दोनों को असेंबल करना पड़ता था जिसमें कई घंटे या फिर कई दिन लग सकते थे, थैंक्स टू आवर फर्स्ट नो यूज पॉलिसी। एंड सारी कंट्रीज ये एक्सपेक्ट करी थी कि भारत एक शांति प्रिय देश, कभी भी इतना बड़ा स्टेप चलेगा नहीं। एंड इसी स्ट्रेटजी के तहत भारत ने अपने 2 वेपन प्लेटफॉर्म्स को चुना है इस न्यूक्लियर वॉरहेड को इस्तेमाल करने के लिए, के सीरीज मिसाइल एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स। बट एक सवाल जो सबके दिमाग में इस टाइम पे आ रहा होगा कि भारत समुद्र का क्यों इस्तेमाल कर रहा है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस्तेमाल करने के लिए। व्हाट अबाउट जो हमने अग्नि मिसाइल्स बनाई थी, ICBMs या फिर मे बी इवन ब्रह्मोस। सो ये सवाल भी बहुत ज्यादा जायज है और इस डिसीजन को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वॉर खेली कैसे जाती है। ये बहुत ज्यादा अलग है एक कन्वेंशनल वॉर से। अगर आपके ऊपर सबसे पहले हमला होता है तो इट इज ऑलमोस्ट गारंटेड कि आप जो सेकंड स्ट्राइक है वो नहीं कर सकते। एंड ये जितनी भी बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती है तो इनको इस्तेमाल करने के लिए जरूरत पड़ती है साइलोस की जो कि चाइना बना रहा था अपने वेस्टर्न रीजन में, या फिर मे बी मिसाइल लॉन्चर्स की जिनको स्टोर करने के लिए काफी बड़े बड़े गैरेजेस बनाने पड़ते हैं। सो इन शॉर्ट जो सबसे बड़ी लिमिटेशन लैंड बेस्ड वेपन प्लेटफॉर्म लेकर आता है अपने साथ कि वो एक तरह से स्टैटिक होता है। इट डजंट मैटर कि फायर करने के बाद वो 1 किलोमीटर दूर चले जाए या फिर 2 किलोमीटर दूर चले जाए। नॉर्मल वॉर में तो ये चीज काफी होती है बट एक न्यूक्लियर वॉर में देयर इज नो गारंटी फॉर सेफ्टी। एंड यहीं पे पिक्चर में आती है भारत की SSBNs और न्यूक्लियर सबमरीन्स। एंड भारत इस काम के लिए 2 का इस्तेमाल कर रहा है, INS अरिघात और INS अरिधामन। एंड इनके अंदर एक मिनिएचर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। दैट मीन्स कि भारत ने जो एक नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिससे बिजली पैदा करते हैं उसको काफी स्केल डाउन करा है सो दैट इसको फिट करा जा सके एक न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर। और इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि कंपेयर टू इट्स डीजल सबमरीन्स उनको कई दिनों के बाद ऊपर सरफेस पे आना पड़ता है सो दैट कि जो अपनी बैटरीज उसको चार्ज कर सके। बट ये सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम होता है किसी भी सबमरीन के लिए। अगर वो एक बार पकड़ में आ जाती है तो उनके पास कोई ऑफेंसिव वेपन्स नहीं होता सिवाय डुबकी लगाने के लिए। और ये कुछ
सेकंड्स का नहीं बल्कि ये कई मिनट्स या मे बी इवन कुछ घंटे का काम हो सकता है, एंड तब तक इट विल ऑलरेडी बी टू लेट। बट थैंक्स टू दिस न्यूक्लियर रिएक्टर जो इन दोनों सबमरीन्स के अंदर है, तो वेल जो इंड्योरेंस है इनकी, सो यू कैन से दे आर अनलिमिटेड। एंड एक लिमिटेशन जो इस टाइम पे रहती है, तो वेल वो रहती है खाने की, जिसको लेने के लिए इवेंचुअली सरफेस पे आना ही पड़ेगा। और ये इतने ज़्यादा केपेबल सबमरीन्स हैं कि ना सिर्फ ये जो ऑक्सीजन है वो खुद बना सकती है अपने रिएक्टर की पावर की वजह से, बल्कि एक साफ पानी भी। सो दैट मीन्स इफेक्टिवली ये एक बार में 2 से 3 महीने समुद्र के अंदर रह सकती है, और यही है इसकी सबसे बड़ी ताकत। एक तरफ जहाँ पे मिसाइल साइलोस जमीन पर उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो सबको पता होते हैं, स्पेशली जो स्पाई सैटेलाइट से जाने की, बट एक सबमरीन की लोकेशन तो वेल वो किसी को नहीं पता होती, और इससे जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है भारत को वो मिल जाती है। एंड इन केस अगर भारत की जो मेजर सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अगर इनके ऊपर कोई न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करता है चाइना, तो वेल फर्स्ट स्ट्राइक में तो जो पूरी सिटीज़ है वो तो बर्बाद हो जाएंगी, बट ये सबमरीन्स हमें एक मौका देती है कि हम अपना बदला लेने के लिए एक सेकंड स्ट्राइक कर सके। और यही है सबसे बड़ा खौफ जिसने शांति बना रखी है चाइना और भारत के बीच में। और जो दूसरा वेपन प्लेटफॉर्म भारत इस्तेमाल कर रहा है इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने के लिए, तो वेल वो है के सीरीज मिसाइल्स, जिनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर डिजाइन किया गया था। इनमें से जो सबसे खतरनाक है तो वेल वो है K4 मिसाइल, जिसकी ऑपरेशनल रेंज है लगभग 3500 किलोमीटर। और इन मिसाइल्स की सबसे खास बात क्या है कि ये कैनिस्टराइज फॉर्म में है। दैट मीन्स कि इनको पहले तैयार करने में घंटे खराब नहीं होते, और ये सालों साल रह सकती है एक जगह पे बिना अपने अंदर के केमिकल्स को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करे। और जो ये स्पेशल कैनिस्टराइज फॉर्म होती है मिसाइल्स की, तो वेल एक पावरफुल गैस जनरेटर होता है इसके अंदर, जो कि मिसाइल को हवा में उछालता है। एंड जैसे ये पानी की सरफेस से बाहर निकलता है, तब जाके जो उस मिसाइल के मेन रॉकेट इंजन है वो इग्नाइट होते हैं एंड अपने टारगेट की ओर चले जाते हैं। एंड अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर, भारत एग्जैक्टली क्या टारगेट करना चाहता है। जब भी लोग भारत के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करते हैं, तो 90 और 99% लोग सोचते हैं दिमाग में कि हमेशा जो टारगेट है वो पाकिस्तान रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। एंड इसका जीता जागता प्रूफ है K4 मिसाइल, जिसकी रेंज है लगभग 3500 किलोमीटर की। जो ये पूरा सेटअप है इस टाइम पे, ये सिर्फ डिजाइन करा गया है चाइना को ध्यान में रखते हुए। बट सबसे बड़ा सवाल, चाइना को तो टारगेट कर रहे हैं, बट चाइना में एग्जैक्टली क्या टारगेट हो रहा है। तो वेल जब भी कभी न्यूक्लियर वॉर खेली जाएगी फ्यूचर में, जो कि आई होप ना हो, तो वेल इसमें 2 स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। पहले होता है काउंटर फोर्स एंड सेकंड होती है काउंटर वैल्यू। तो काउंटर फोर्स में क्या करा जाता है कि इसके तहत हम दुश्मन के जितने भी मिलिट्री बेस है, उनके जो एयरफोर्स स्टेशन है, जहाँ पे उनकी मिसाइल साइलोज है, जहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो, न्यूक्लियर मिसाइल्स हो, उनको टारगेट करा जाता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब से, सो दैट वो उनका इस्तेमाल ना कर सके। एंड जो दूसरा होता है वो होता है काउंटर वैल्यू। इसमें हम जानबूझ के दुश्मनों की मिलिट्री को टारगेट नहीं करते हैं, इसमें हम टारगेट करते हैं उनकी सबसे कमजोर कड़ी को, उनके अंडरबेली। दैट मीन्स उनकी इकोनॉमी, उनके इंडस्ट्रीज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका डिफेंस कॉरिडोर जो वेपन्स निकालती है उनको। क्योंकि भारत की तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इसलिए हमारा मकसद चाइना का मिलिट्री से लड़ना नहीं है, सारा खेल है डिफरेंस का। इस डर का कि इनकेस अगर फ्यूचर में चाइना लड़ाई स्टार्ट करना चाहेगा, तो वेल जो ये खून की होली है क्या वो खेलने के लिए रेडी होगा कि नहीं। और अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा लॉजिक लगाए, तो अगर जो सबसे पहला टारगेट होएगा भारत का इस टाइम पे, तो वेल वो होगा उनकी कैपिटल बीजिंग, जहाँ पे उनका जो पॉलिटिकल कोर, जहाँ पे उनकी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप बैठती है, ये डिसाइड करने के लिए कि चाइना चलेगा कैसे असल में। एंड जो दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा चाइना का, तो वेल वो होगा शंघाई, जिसको फाइनेंशियल क्राउन ज्वेल बोला जाता है चाइना का, जैसे भारत का है मुंबई। और पूरे देश का जो बैंकिंग और जो ग्लोबल ट्रेड है चाइना वो इसी शंघाई से करता है। और ये सब अचीव करा जा सकता है जब हमारी जो सबमरीन्स हैं वो इंडियन ओशन या फिर बे ऑफ बंगाल में रहे तो। बट अगर हमारी सबमरीन्स जो मलक्का स्टेटस को क्रॉस कर लेती है, तो वेल जो ये पूरी गेम है ये चेंज हो जाती है ड्रास्टिकली। इससे क्या होगा, जो चाइना का जो सदर्न इकोनॉमिक कोस्ट है, एक ऐसी लाइन जहाँ पे उनके बड़े बड़े शहर जैसे शेंगजुंग और गुंगजाओ में, जो कि चाइना का एक बीटिंग हार्ट की तरह काम करता है स्पेशली टेक्नोलॉजी के लिए, तो वेल वो इन मिसाइल के एनवलप में आ जाता है आराम से। और जितने भी मेगा पोर्ट्स है चाइना के, यहाँ से वो ट्रेड करते हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि मे बी भारत काफी ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है अपनी स्ट्रेटेजी के तहत, सो डोंट फील दैट वे, बिकॉज जो स्ट्रेटेजी हम आजमा रहे हैं मे बी चाइना ये ऑलरेडी कर चुका होगा, मे बी नॉट, बट वो कभी इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे या ना कभी इस बात की रिपोर्ट देंगे। एंड जो स्ट्रेटेजीज हम बना रहे हैं उनकी सिटीज, उनकी पॉलिटिकल सेंटर्स को लेके, तो वेल वो ऑलरेडी सेटअप कर चुके होंगे। बल्कि केस इससे कहीं ज्यादा उल्टा है। इंडियन ओशंस में जो चाइना की नेवी है उसका दखल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सो मच सो दैट कि वो उनके जितने भी UUVs होते हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स,
तो वेल चाइना अब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं भारत की जितनी भी अंडर वाटर केबल्स है जो भारत को इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, स्पेशली मुंबई, चेन्नई और कोच्चि में। और अगर इनको काट दिया जाए तो वेल इसके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रीजंस हो सकते हैं जिसको मैंने इस वीडियो में कवर करा हुआ है, सो डू चेक दैट आउट।